तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं अमिता सिन्हा आप सभी किसान भाइयों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह अन्नदाता में आपके लिए ढेर सारी कृषिगत जानकारियां हैं, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। शरतकालीन गन्ने की बुआई विधि पर एक वृत्तचित्र। मछली सह बतख पालन पर जानकारी। ग्लैडियोलस फूल की खेती पर प्रकाश। व्यावसायिक फसलों की बात की जाए तो गन्ना हमारे प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है, जिसकी खेती शरतकालीन एवं बसंतकालीन गन्ने के रूप में की जाती है, जो कि प्रदेश में चीनी उद्योग का प्रमुख आधार है। लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों में गन्ने की खेती में औसत उत्पादन तक पहुंचने के लिए किसान भाइयों को अधिक लागत, श्रम एवं समय के बावजूद गन्ने की खेती से दिन प्रतिदिन प्रति एकड़ लाभ कम होता जा रहा है, जिससे प्रदेश के किसानों का इसकी खेती से मोहभंग हो रहा है। यदि कम लाभ के कारणों पर गौर करें तो प्रदेश में गन्ना की खेती में विभिन्न खामियां देखी जाती है, जैसे कि 3 आंख वाली गुलियों की बुआई करना, फलस्वरूप प्रति एकड़ 2.5 से 3 टन गन्ने की जरूरत, गन्ने की एकल फसल का बोना, जिससे अपने उत्पाद मूल्य हेतु लंबा इंतजार। इसके अतिरिक्त बुआई विधि में उचित दूरी का ख्याल न रखने के कारण इकाई क्षेत्र में अति सघन पौध संख्या की वजह से शस्य क्रिया जैसे सिंचाई, निराई गुड़ाई, उर्वरक इत्यादि के प्रबंधन में कठिनाई और रोग व कीटों के भारी प्रकोप के कारण प्रति एकड़ 15 से 20 टन ही गन्ना का उत्पादन मिलता है, जबकि गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ लागत मूल्य कम करने हेतु नई तकनीकियों एवं नए विकल्पों की तलाश की गई है, जिससे अपने प्रदेश में अपने क्षेत्र परिस्थितियों के अनुसार अपने उत्पादकता में सफसली खेती के साथ साथ 10 से 15 टन का अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। और इसी प्रयास के तहत अन्नदाता लेकर आया है शरतकालीन गन्ने की उन्नत खेती तकनीक पर यह विशेष प्रस्तुति। शरतकालीन गन्ने की बुवाई विभिन्न परिस्थितियों जैसे सामान्य जल भराव क्षेत्रों तथा क्षारीय भूमि आदि में की जाती है। सामान्य दशा में सभी कारक उचित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। इसी दशा में शीघ्र पकने वाली मध्य एवं देर से पकने वाली क्षारीय भूमि की दशा में कोशा 8118, कोशा 767, कोशा 781-19 तथा VU 91 जातियों की बुवाई करना लाभदायक रहता है। बीज का चुनाव तथा बीज की तैयारी। फसल की उपज बढ़ाने में स्वस्थ बीजों की बुआई का विशेष महत्व है। गन्ने की अच्छी उपज का आधार उत्तम बीज है। बुआई हेतु गन्ने के बीजों की आयु 10 से 12 माह की होनी चाहिए। बीज वावक गन्ने से लेना चाहिए जो कि स्वस्थ बीमारियों एवं कीड़ों से रहित हो।
जहाँ तक संभव हो सके बीज अनुसंधान केंद्रों द्वारा स्थापित पौधशालाओं से ही प्राप्त करें। बीज तथा मिट्टी का उपचार। रोप के पहले टुकड़ों को वाभिस्टीन 0.1% का 1 ग्राम घोल टुकड़ों को उपचारित करें। अपने प्रदेश में गन्ना बुवाई की परंपरागत विधियों के अंतर्गत बुवाई की समतल विधि एवं नाली विधि अपनाई जाती है, परंतु बुवाई की इन विधियों में 3 आंख वाले टुकड़े की बुवाई जहां एक तरफ बीज दर को बढ़ाती है, वहीं दूसरी तरफ भारी भरकम मानव श्रम के लागत के साथ परिपक्व होने में ज्यादा समय लेती है। गन्ने की खेती में कम लागत, समय से बुवाई और स्वस्थ पौध हेतु गन्ने की नर्सरी की उन्नत तकनीक। श्री विधि। इस विधि के अंतर्गत हम एक की नर्सरी ग्रीन हाउस में उगाते हैं। इसके तहत सबसे पहले बड काटने वाली मशीन से एक की 1 आंख वाली बड को काट लेते हैं। सिर्फ 60 से 80 किलोग्राम कुल्ली की एकड़ की जरूरत पड़ती है। तत्पश्चात काटी गई एक की आंख को हम प्लास्टिक की ट्रे में रख देते हैं और उसमें वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद अथवा कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। इसके उपरांत समय समय पर हम इसकी सिंचाई करते हैं। जब नर्सरी 4 सप्ताह की हो जाती है तब हम उसे मुख्य भूमि पर लगाते हैं। पाली बैग। उन्नतशील जाति के बीज की कमी की स्थिति में पाली विधि भी बहुत कारगर है। इस विधि से प्रति हेक्टेयर 20 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है। पाली बैग विधि से गन्ना बुवाई करके अधिक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। बुआई का समय एवं खेत की तैयारी। प्रदेश में शरदकालीन गन्ने की बुआई का उपयुक्त समय मध्य सितंबर से अक्टूबर माह है। इस आधार पर दोमट मिट्टी, ऊंची या मध्यम जमीन जहां जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो अधिक उपयुक्त है। एक की जड़ें काफी गहराई तक जाती है, इसलिए खेत की गहरी जुताई आवश्यक है। इसके लिए खेत की जुताई 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से या ट्रैक्टर चलित डिस्क हैरो से जोतकर मिट्टी को हल्का बना दें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा देना आवश्यक है। उर्वरक प्रबंधन। बुवाई के समय गन्ने की खेती में नत्रजन 180 किलोग्राम, फास्फोरस 60 से 80 किलोग्राम, पोटाश 20 से 40 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। अतः बुवाई के समय नाइट्रोजन का 1/3 भाग, फास्फोरस एवं पोटाश व जिंक की पूरी मात्रा खेत तैयारी के समय ही प्रयोग करें। उन्नत बुआई विधियाँ। जोड़ी पंक्ति विधि। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति 2 से 2.5 फीट रखते हैं तथा उसके उपरांत 4.5 फीट की एक चौड़ी पट्टी छोड़ते हैं। पंक्ति में 1 आंख वाली गुल्लियों की सीधी बुआई या चिप विधि द्वारा तैयार नर्सरी का रोपण करते हैं तथा सिंचाई की नई पद्धतियों अर्थात टपक विधि का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं इस विधि से होने वाले लाभ की। इस विधि में कम अवधि वाली अंतरा सस्य फसलें लेकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। रोगों एवं कीटों का प्रकोप कम होता है। चौड़ी पंक्ति विधि। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 4 से 5 फीट रखते हैं तथा बुआई हेतु 1 या 2 आंख वाली गुल्लियों का प्रयोग करते हैं तथा पंक्तियों के बीच अंतरा सस्य फसलें लेते हैं और सिंचाई हेतु टपक पद्धति का प्रयोग करते हैं। अगर अंतरा सस्य फसलों की बात करें तो अपने प्रदेश में शरदकालीन बोने वाले किसान गन्ने के साथ कम अवधि वाली फसलें जैसे सब्जी, मटर, आलू, राई, प्याज, मसूर, धनिया, लहसुन, मूली, गोभी, सब्जी आदि की बुआई करके अधिक लाभ ले सकते हैं। शरदकालीन गन्ने की खेती के आज के अंश में बस इतना ही। अब इसके जमाव उपरांत प्रबंधनों पर चर्चा करेंगे कार्यक्रम के कल के अंश में। कार्यक्रम में और अभी बाकी है कुछ उपयोगी जानकारियां, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। यहाँ से होती है शुरू झारखंड की सीमा और यहाँ होती है खत्म। यहाँ है प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार, जिससे चलती है इकोनॉमी, कारोबार। यहाँ हो कोई मुश्किल पड़ी या खुशियों की हो घड़ी, हम होते हैं मौजूद हर पल हर जगह। इन सब के बीच है कुछ ऐसे ख्याल जो बदलने में जुटे हैं सूबे का सूरत हाल। झारखंड की हर खबर जोहार झारखंड में। किसान भाइयों, विराम के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके लिए कुछ और कृषि वृत्त चित्रों के साथ। मत्स्य पालन प्रदेश में प्राचीन काल से चला आ रहा कृषि सह व्यवसाय है, परंतु समय के साथ इसमें शोध तकनीकों का विकास होता गया। नई नई मछली प्रजातियों के विकसित होने के साथ ही वैज्ञानिक ढंग से इनके पालन के नए तरीके
मिश्रित मत्स्य पालन, समन्वित मत्स्य पालन, पिंजड़ा पद्धति में मत्स्य पालन इत्यादि ने आज इस व्यवसाय को लाभ की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया है। अगर हम समन्वित मत्स्य पालन की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि मछली तालाब के किनारे खाली पड़ी भूमि जो मेड़ों और बंधों के रूप में लगभग 30% होती है, उस पर किसी ऐसे कृषि सहव्यवसाय की स्थापना की जाए जो एक दूसरे का पूरक हो, जैसे मत्स्य सह सूकर पालन, मत्स्य सह मुर्गी पालन, मत्स्य सह बतख पालन इत्यादि। परंतु इसमें सबसे उपयुक्त व्यवसाय मत्स्य सह बतख पालन है, क्योंकि मछली एवं बतख का परस्पर आपसी दोहरा सहयोगी संबंध है। तो आइए आज इसी विषय पर संपूर्ण जानकारी लेते हैं वैज्ञानिक डॉक्टर डीवी सिंह से। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि समन्वित मत्स्य पालन एक ऐसी विधा है जिसमें हम एक इकाई के बेकार उत्पाद को दूसरी इकाई में लागत के रूप में उपयोग कर लेते हैं, जिससे हमें लागत कम लगानी पड़ती है और आमदनी हमारी बढ़ जाती है। इसी सिलसिले में हम मछली के साथ बत्तख पालन की चर्चा करेंगे। इसमें हम ये 1 हेक्टेयर में लगभग 300 से 400 खाकी कैम्बेल या इंडियन रनर बत्तखों को पालते हैं, जिनको हम 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र के लिए उनका झोपड़ी बनाकर उन्हें रखते हैं। झोपड़ी इस प्रकार होनी चाहिए जिसका 2 पाया आपके तालाब में हो तथा 2 पाया तालाब के बंधे पर हो, जिससे जो भी इनका बिष्ठा इत्यादि है वो हम 1 बाल्टी में पानी से डालकर धुलना चाहें तो पूरा बिष्ठा तालाब में बिना किसी श्रम के 2 बाल्टी पानी डालने से एक श्रमिक के द्वारा तालाब में पहुंचाया जा सके और इनके बिष्ठा का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। मुझे अलग से किसी प्रकार के खाद्यकरण की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। किसान भाइयों, यहाँ हम आपको संक्षेप में बताते चलें कि मत्स्य पालन एवं बतख पालन हेतु जो संस्तुतियाँ हैं वही यहाँ भी लागू होंगी, परंतु कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मछलियों के संचय में अंगुलिकाओं का प्रयोग करें। प्रति हेक्टेयर तालाब में 10,000 से लेकर के 25,000 अंगुलिकाएं डालें। अच्छे लाभ के लिए 6 प्रकार की मछली प्रजातियों का मिश्रित पालन करना चाहिए। शुरुआती अवस्था में बतखों को तालाब में नहीं छोड़ना चाहिए। जब मछली का आकार उंगली के आकार से बड़ा हो जाए तब बतखें तालाब में छोड़नी चाहिए। तालाब में 1 से 1.5 मीटर जल स्तर बनाए रखें। पानी का पीएच मान जांचते रहें। पीएच मान 5 से कम होने की दशा में तालाब में चूने का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब यदि हम देखें तो इससे हमें क्या क्या लाभ हैं। हमें किसी न किसी प्रकार से वायवीकरण जल में करना पड़ता है, चाहे हम उसको ऑक्सीकृत करने के लिए एरिएटर का इस्तेमाल करें, चाहे अन्य कोई विधा किसी पंप से पानी डाल करके और तालाब में ऑक्सीजन बढ़ाने की व्यवस्था करें। उसी सिलसिले में एक ये बत्तख पालन बहुत ही सहयोगी है। जब हमारी बत्तखें तालाब में तैरती हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। यदि आपकी बत्तखें कुछ न कुछ अंडे डेली देती हैं तो आपको प्रतिदिन अपने लागत के खर्च का फायदा मिलता है। जो भी रोजमर्रा के खर्चे हैं उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। तालाब में कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो हमारे तालाब में मछलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। बत्तखें उनको खा जाती हैं। इस प्रकार से बिना किसी कीटनाशक या किसी अन्य पदार्थ के इस्तेमाल किए बगैर हमारे तालाब में जैविक नियंत्रण हो जाता है कीटों का। इस प्रकार से यदि हम देखें तो बत्तख के साथ मछली पालन के कार्यक्रम में हमें साल भर में, जैसा कि हमने बताया कि लगभग 18,000 के आसपास अंडे मिलते हैं। 18,000 अंडे को यदि आप कम से कम 4 रुपए प्रति अंडे के हिसाब से बिक्री करें तो 72,000 रुपए की आमदनी हमारे बत्तखों के अंडों से होगी। इसके अतिरिक्त यदि हम बत्तखों की बिक्री कम से कम मान लें 50 रुपए प्रति किलोग्राम होगी तो हम 12 पंचे 60 लगभग 60,000 रुपए की आमदनी इनके मांस बिक्री से होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि हमें इस कार्यक्रम को अपनाने से देखा जाए तो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास अतिरिक्त आमदनी होती है। इसके साथ साथ हमारी मछली के उत्पादन में भी वृद्धि होती है।
फूलों के तहत ग्लैडियोलस फूल की मांग बढ़ने के कारण किसान भाइयों ने इसकी खेती बड़े क्षेत्रफल में कर रहे हैं, परंतु अधिकतर किसान भाइयों द्वारा इसकी खेती के बारे में सही जानकारी के अभाव में उन्हें परंपरागत खेती की ही भांति आय प्राप्त होती है। और यदि इसकी खेती की तकनीकों की बात करें तो बुवाई से लेकर स्पाइक कटाई तक किसान भाइयों द्वारा कुछ न कुछ खामियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि सही खेत का चयन न करना, रोगग्रस्त कमजोर कंदों का चुनाव, अनुपचारित कंदों का बोना, अनियमित दूरी, असंतुलित उर्वरक प्रबंधन तथा खड़ी फसलों पर ठीक प्रकार से देखरेख न करने के फलस्वरूप कमजोर पौध तथा रोगों एवं कीटों से ग्रसित पौध खेतों में देखने को मिलती है, जिससे कि उनके खेत में गुणवत्ताहीन कम स्पाइक मिलने के कारण प्रति एकड़ ग्लैडियोलस के फूल की खेती से कम लाभ मिलता है। अतः किसान भाइयों, यदि आप ग्लैडियोलस फूल की खेती करने जा रहे हैं तो इसकी उन्नत खेती हेतु, जिससे कि अधिक मात्रा में ग्लैडियोलस स्पाइक की प्राप्ति हो और प्रति एकड़ अधिक लाभ प्राप्त हो, इस हेतु देखिए ग्लैडियोलस की उन्नत खेती पर यह विशेष प्रस्तुति। ग्लैडियोलस एक बहुत ही खूबसूरत पुष्प है, जिसका पुष्प डंठल बाजार में बेचा जाता है और इसके उत्पादन का सबसे अच्छा समय सितंबर के लास्ट महीने से लेकर जनवरी तक का मौसम होता है। अब रही बात की अच्छे उत्पादन के लिए निश्चित तौर पर अच्छे खाद उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें आप 100 से 150 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से आप कंपोस्ट की खाद मिलाएं और इसके बाद इसके साथ ही नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। तो नाइट्रोजन को छोड़कर पोटास और फास्फोरस रोपाई से पहले आप मिट्टी में अच्छी तरह से मिला लें और खेत को समतल करके क्यारियां बना लें। क्यारियां आपकी 2 से 2.5 मीटर चौड़ी और आवश्यकता अनुसार लंबी हो, ताकि सिंचाई में किसी तरह की समस्या नहीं उत्पन्न हो। अब आइए जानते हैं इसकी उन्नतशील प्रजातियों के बारे में। तो इसके यूरोपियन किस्मों के अंतर्गत लाल एवं गुलाबी रंग वाली यूरोविजन, रेड ब्यूटी, ब्राइट रेड तथा पीले एवं नारंगी पुष्प वाली नोवालक्स, गोल्ड फील्ड, नीले एवं बैंगनी रंग वालों में मजेस्ट्री, ब्लू आयल, सफेद एवं क्रीम रंग की प्रजातियां व्हाइट फ्रेंडशिप, व्हाइट प्रॉस्पेरिटी तथा भारतीय संकर किस्मों के अंतर्गत अर्चना, बहार, गजल, मनीषा, मोहिनी इत्यादि हैं। और बैंगनी रंग में है पंजाब डान है, पंजाब फ्लेम है, लाल रंग का होता है। तो बहुत सारे प्रभेद है। ध्यान ये रखने की जरूरत है कि जो आप प्रभेद खरीदें वो कम से कम 2.5 से 3 महीना पुराने कंद होने चाहिए। अगर आप नए कंद लगाते हैं तो इसका जमाव जल्दी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 से 2.5 जमते हैं। किसान भाइयों, रोपाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले कंदों का व्यास कम से कम 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। 1 हेक्टेयर रोपाई हेतु कम से कम 1.5 से 2 लाख कंदों की आवश्यकता पड़ती है। कंदों को रोपाई से पूर्व अच्छी तरह साफ करके 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 1 लीटर पानी के घोल बनाकर आधा घंटा तक डुबाकर उपचारित अवश्य कर लें। इसके बाद कंदों को छाया में सुखा लिया जाता है। ग्लैडियोलस की रोपाई का सबसे अच्छा समय सितंबर से लेकर नवंबर का माह है। लगाने पर विशेष ध्यान ये देना चाहिए कि पौधे जमीन में बहुत नीचे न जाएं, क्योंकि इनकी जड़ें छोटी होती हैं। अगर नीचे पौधे पड़ जाएंगे इनके जमाव पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आजकल जितनी वैरायटियां मैंने आपको बताई हैं, इसमें 2 से 3 फिलर्स भी निकलती हैं, जिसमें फ्लावर्स आता है, पुष्प डंठल आते हैं। इसको आप काट लेते हैं, फिर दोबारा जल्दी नहीं निकलता है। और इसकी लगाने की जो दूरी हो वो 30 सेंटीमीटर कतार से कतार और 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर और 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाएं, तो आपका इससे अच्छा उत्पादन मिलेगा। रही बात सिंचाई की, तो सिंचाई आवश्यकता अनुसार, अगर जमीन में नमी कम हो तो जाड़े में कम से कम 15 दिन के आसपास, क्योंकि अगर सिंचाई भारी करते हैं तो इसके पौधों की जड़ें छोटी छोटी होती है, प्याज की भांति, जो जल्दी पौधे गिरने का चांस बढ़ जाएगा। अगर पौधे गिर जाएंगे तो जो पुष्प डंठल होता है, जिसका हम कट फ्लावर के रूप में मार्केट में इस्तेमाल करते हैं, वो डंठल गिरने के बाद टेढ़े हो जाएंगे, जिससे बाजार में आपकी क्वालिटी खराब होने से दाम कम मिलेंगे। तो सिंचाई हल्की बराबर करें। और जहाँ तक रोग और कीट की बात है, तो इसमें एक जड़ में कीट लगते हैं जिसे दीमक कहते हैं। उसके लिए आप क्लोरोपाइरीफास का इस्तेमाल करें। और किसी खास तरह का इसमें रोग नहीं लगता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि मौसम बहुत खराब होने पर ब्लाइट का थोड़ा इफेक्ट आता है, तो उसके लिए किसी फफूंदनाशक दवा का इस्तेमाल करें। तो एक तो ये आपको 2 से 3 पुष्प डंठल मिलेंगे 4 से 4.5 महीना की लाइफ में।
और दूसरी बात ये होगी कि जब आप पुष्पडंठल काट लें उसके बाद पौधे को जमीन में ही छोड़ दें 2 से 2.5 महीने के लिए, और लगभग अप्रैल महीने में या मई के महीने में जब पौधे सूखने लगें तो आप इसकी खुदाई कर लें। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बल्ब या कंद आप लगाए हैं वो कंद आपको लगभग 80 से 90% रिकवर हो जाएगा। उसको फिर अगली साल आप इस्तेमाल करेंगे और उस कंद के आसपास छोटे छोटे कंद दिखेंगे जिसको हम बल्बिल्स कहते हैं, और इनको आप तुरंत निकालने, खुदाई के तुरंत जो है बाद आप इसको किसी छायादार स्थान पर नर्सरी में इसको लगा दें तो ये 2 साल में बड़े कंद का रूप धारण कर लेते हैं, जिससे आपको डबल आमदनी हो जाती है। एक तो आपका वो भी आपको वापस मिल जाता है और उसके साथ साथ बल्बिल्स जो मिलता है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो इस तरह से अगर हम जहाँ तक समझते हैं कि अगर 1 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 7 से 8 रुपये आपको प्रति पौधे की आमदनी हो जाती है, जो एक काफी लाभकारी फसल होती है। चलिए अब रुक करते हैं हेल्पलाइन में किसान भाइयों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की ओर। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम संठी, जिला सिवान के बलवंत सिंह ने। आपने तिल की फसल में लगने वाले कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो किसान भाई जब अपनी फसल लगभग 1 माह की हो जाए उस समय निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकालें, ताकि खरपतवार फसल से प्रतिस्पर्धा न कर सकें और हमारी फसल अच्छी हो सके। सिंचाई आवश्यकता अनुसार करें, खास करके जब हमारी तिली में जो फलियों में दाना बन रहा होता है उस समय सिंचाई की विशेष आवश्यकता होती है, और उस समय यदि बरसात है और नमी है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा अपने ट्यूबवेल से, बोरिंग से सिंचाई करके अपनी फसल को एक सिंचाई दें। इसके बाद जहां फसल में यदि जिंक की कमी महसूस की जा रही है तो ऐसे खेतों में किसान भाई 0.5% का जिंक सल्फेट प्लस 0.25% चूने का घोल बना करके छिड़काव करें, ताकि जिंक जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसकी कमी की पूर्ति फसल में हो सके और हमारी फसल से अच्छा उत्पादन मिल सके। तिली की फसल में कई प्रकार के कीड़े और बीमारी भी लगते हैं। इसमें प्रमुख रूप से जो देखने को मिलता है एक कीड़ा है जिसको पत्ती और फल छेदक कीड़ा कहते हैं। यह कीड़ा तिली की फसल में पत्ती को, फूल को, फली को, जो फल कह लो, फली कह लो, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, उसको खा करके नष्ट कर देता है और फसल में काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए या तो मोनोक्रोटोफॉस 36 WSC या दूसरी दवा काम में लेना चाहें तो क्विनाल्फास 25 cc, कोई सी एक दवा 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। या फिर एक और दवा है कार्बोरिल चूर्ण है, कार्बोरिल 50% चूर्ण 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, तो इस कीड़े से जो अपना पत्ती और फल छेदक कीड़ा है इससे नियंत्रण हो जाएगा। इसके अलावा हमारे तिली की फसल में और भी कीड़े लगते हैं, जैसे गाल मक्खी है, सैन्य कीट है, हॉक मौत है, फड़का है, ये भी कीड़े लगते हैं। इन कीड़ों के नियंत्रण के लिए हालांकि जो तना, पत्ती और फल छेदक कीड़ा है उसके नियंत्रण में जो दवा प्रयोग की हैं उन दवा से भी इनका नियंत्रण हो जाता है। यदि पत्ती और फल छेदक कीड़ा नहीं है लगा है, उसके लिए कोई उपचार नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में किसान भाई मिथाइल पैराथियोन 2% चूर्ण या मेलाथियोन 5% चूर्ण, इसकी 20 से 25 किलो मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें तो इन कीड़ों का नियंत्रण हो जाता है। इन कीड़ों के अलावा तिली की फसल में कई प्रकार की बीमारी भी आती हैं। इसमें एक बीमारी आती है झुलसा या अंगमारी। झुलसा और अंगमारी में पत्ते झुलस जाते हैं और पूरा जो हमारा पौधा है वो नष्ट हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या जाइनेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़कें तो इसका उपचार हो जाता है। इसके अलावा तिली की फसल पर एक रोग आता है छाछिया, जिसको पाउडरी मिल्ड्यू भी कहते हैं। इसमें पत्तियों पर पाउडर जैसा बन जाता है, खास करके सितंबर के माह में यह रोग बहुत ज़्यादा आता है। तो इस समय ध्यान देने की बात है कि तिली की फसल में यदि पाउडरी मिल्ड्यू या छाछिया रोग लगा हुआ है तो इसके नियंत्रण के लिए 20 किलो गंधक का चूर्ण
प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें तो इस रोग से बचा जा सकता है। तिली की फसल में तना व जड़ गलन रोग भी लगता है, तो इस रोग के नियंत्रण के लिए कैप्टान नाम की दवा है, 2 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके बोए तो ये रोग नहीं लगेगा। इसके अलावा हमारे तिली की फसल में एक काली पत्ती धब्बा रोग भी लगता है। इस रोग से पत्तियों पे काले काले धब्बे बन जाते हैं और कई बार हमारा जो पूरा पौधा है वो नष्ट हो जाता है और भारी क्षति हमारी फसल में होती है, उपज काफ़ी कम हो जाती है और किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। रोग से फसल को बचाने के लिए 20 से 25 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 250 ग्राम पोसामाइसिन 500 लीटर पानी में मिलाकर के तिली की 1 हेक्टेयर फसल पर छिड़काव करें तो इस रोग से बचा जा सकता है। लेकिन कभी कभी एक रोग और इसमें देखने को मिलता है जिसको विषाणु रोग कहते हैं। इसमें पत्ते पीले पड़ जाते हैं और विषाणु रोग हमारी तिली की फसल में फैल जाता है। ये खास करके कीड़ों की वजह से फैलता है। कई जो रस चूसने वाले कीड़े हैं वो कीड़े इस बीमारी को फैलाते हैं। तो इन कीड़ों के नियंत्रण के लिए कुनाल्फास 25 सीसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से या 1 ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें तो इस कीड़े का नियंत्रण हो जाएगा और इस कीड़े के नियंत्रण होने से ये जो विषाणु रोग है वो नहीं फैलेगा। इन यदि कीड़े और बीमारियों का आप नियंत्रण करेंगे तो काफ़ी सुरक्षित हो जाएगी और हमारी फसल अच्छी हो सकेगी। और आइए अब जानें कि राज्य की विभिन्न मंडियों के बाजार भाव किस प्रकार रहे। किसान भाइयों, कृषि से संबंधित आपकी समस्याएं एवं उपयोगी सुझावों का हम स्वागत करते हैं। इस हेतु हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम में बताई गई जानकारियों को अपनाकर आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ अब आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की मुझे और अन्नदाता टीम को आज्ञा दें। नमस्कार।